गाइज, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक आप देख लेते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया से आज के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो भैया आपको राइट आंसर करके आना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति घर क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। ये समझ लीजिए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये लाइन आपसे रेलवे में, एसएससी में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि हम कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति घर किस सेल ऑर्गेनेलिज को कहते हैं, किस कोशिकाओं को कहते हैं? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। आइए डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए यह आपकी कोशिका है, ये क्या है आपकी? यह है सेल यानी कि कोशिका। मैं यहाँ पर एनिमल सेल का डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। नॉर्मली ये क्या है? ये जंतु कोशिका का एक चित्र है। ये क्या है? ये है भैया सेल मेम्ब्रेन। जानते हो आप, ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कि ये कोशिका झिल्ली है। जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है भैया कोशिका झिल्ली। और इसके बीचों बीच में क्या होता है? इसके बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है भैया। ये क्या है भैया? ये है न्यूक्लियस। ये है भैया केंद्रक। ये क्या है? ये केंद्रक है। और इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली कहा जाता है जो आपके केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस कोशिका झिल्ली के बीच में और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक गाढ़ा सा जेली के समान एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है भैया? एक द्रव भरा रहता है। ये क्या है? एक द्रव भरा रहता है। और इस द्रव को क्या कहा जाता है? इस द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव कहा जाता है। यह है भैया कोशिका द्रव्य। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से, ये दोहरी झिल्ली वाला आवरण है। अभी हम बात आपको पढ़ाएंगे। इसके ऊपर दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जूते के फीते के समान इसकी संरचना होती है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है भैया? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होता है, तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज इसी कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं जैसे कि लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गए और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज है। वो सभी सेल ऑर्गेनेलिज इसी साइटोप्लाज्म में, इसी कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि एक्चुअली में ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका में कहाँ उपस्थित होता है। तो डायग्राम की सहायता से आप समझ गए। पहली चीज मैंने आपको बताई कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। दोनों बातें समझ में आ गई? ओके। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, दोबारा डायग्राम बनाऊंगा और इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके व्यास के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे और इसका क्या कार्य है, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप देखते जाइए, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको। ओके भैया, अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। तो उनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया जिस पर दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। तो ये क्या है भैया? ये है
डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये क्या है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इस पर दो झिल्लियों का आवरण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक संरचना है, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस पर दो झिल्लियों का आवरण होता है, इस पर दो झिल्लियों का आवरण होता है, एक और दो, देख सकते हो आप। वैसे नहीं होती, वैसे दूसरी तरीके से होती है। कहने का मतलब ये जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, अंदर की जो होती है ना इसी में ही मिली हुई होती है, जो मैंने आपको अंदर संरचना बनाई है ना, इस तरीके से। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है, ये ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर दो झिल्लियों का आवरण होता है। कितनी झिल्लियों का आवरण होता है भैया? दो झिल्लियों का आवरण होता है। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज है जिन पर दो झिल्लियों का आवरण होता है? ध्यान से समझिए। एक है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है जिन पर दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिन पर दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जिन पर एक ही झिल्ली का आवरण होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स जिसे रिक्तिका या रस्तानी कहते हैं, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के बारे में सुना है, जिसे गोल्जी काय कहा जाता है। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है जिस पर एक ही झिल्ली का आवरण होता है। और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जिन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, जैसे कि राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज और सेंट्रोसोम। इस पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं, यानी कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं, तो न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, याद रखना ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज है भैया। ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो भैया याद रखना है न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। जो केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिकांग है भैया राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेलिज है। ये क्या है भैया, ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेलिज है। ये प्रथम उद्भिद कोशिकांग है, प्रथम उद्भिद कोशिकांग। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह है कि आपके कोशिका में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। उनमें से सबसे पहले जिस सेल ऑर्गेनेलिज का, जिस कोशिकांग का निर्माण होता है वो है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। और आपकी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भैया कोशिका में सबसे पहले इसी सेल ऑर्गेनेलिज का निर्माण होता है, ये उद्भिद होता है, यानी कि प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। सबसे पहले उदय होने वाला कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन है भैया। किसे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोहरी झिल्ली वाला सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं, तो न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, न्यूक्लियस है। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है।
और प्रथम उद्भिद कोशिकांग, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए भैया, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल की याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, ये एब्सेंट होता है, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आपको पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे तरीके से पाया जाता है। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है, तो कभी कभी ऑप्शन में सूत्रकणिका भी आ जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है गाइज? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी तुलना इस प्रोकैरियोटिक कोशिका से की जाती है। अब क्यों की जाती है उसका एक रीजन है। याद रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास स्वयं के पास डीएनए होता है, और जो डीएनए होता है वो होता है भैया सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स का मतलब क्या है? एकल कुंडलित होता है, ठीक है, और सर्कुलर होता है भैया। क्या होता है? सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है, यानी कि गोलाकार होता है। ठीक सेम, बिल्कुल सेम। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है, और उस अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो भी सिंगल हेलिक्स होता है, सर्कुलर होता है। इसी के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में किससे करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस कोशिकांग की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से की जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर होता है, सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर होता है। और ठीक माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वो सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर होता है। ये पहली समानता है। दूसरी समानता यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। और राइबोसोम जो पाया जाता है वो आप सभी को पता है दो प्रकार का होता है, एक 17 प्रकार का होता है, एक 80 प्रकार का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 17 प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी जो राइबोसोम पाया जाता है वो भी भैया 17 प्रकार का होता है। तो इसका डीएनए और जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलते जुलते हैं, इसी वजह से इसकी तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से की गई है। और आप सभी को पता है जिस सेल ऑर्गेनेलिज के पास, जिस कोशिकांग के पास स्वयं का डीएनए और आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है, उसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज। क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हिंदी में कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिका। ये सब कोशिकांग है भैया जो आधे से ज्यादा अपना कार्य स्वयं कर लेता है। तो जिस सेल ऑर्गेनेलिज के पास, जिस कोशिकांग के पास स्वयं का डीएनए है और भैया राइबोसोम है, वो अपना आधे से ज्यादा कार्य तो स्वयं कर लेता है, लगभग 90% कार्य वह स्वयं कर लेता है, उसे दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके पास स्वयं के पास डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डीएनए किस प्रकार का होता है? तो सिंगल हेलिक्स होता है और सर्कुलर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, और इस 17 प्रकार का जो राइबोसोम होता है इसकी भी 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S। ये राइबोसोम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं भैया। अब तक मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं। जितने क्वेश्चन आप माइटोकॉन्ड्रिया से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको एक एक करके करवाता हुआ चल रहा हूं। देखिए, पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले कि पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनेलिज को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सूत्रकणिका को कहा जाता है। कोशिका का शक्तिघर, कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है भैया। और कौन कौन से दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है? तो न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है।
इन सब पर 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो भैया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है भैया न्यूक्लियस। फिर मैंने आपको क्या बताया, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो भैया सबसे छोटा कोशिकांग है भैया राइबोसोम। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेलिज, प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। जितने भी कोशिकांग है आपकी कोशिका के अंदर, उन सभी में सबसे पहले उद्भिद, सबसे पहले किस कोशिकांग का निर्माण होता है? तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। फिर मैंने आपसे कहा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना हम प्रोकैरियोटिक कोशिका से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें 2 चीज समान है। पहला, इसका जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सिंगल हेलिक्स यानी कि एकल कुंडली, तो सर्कुलर यानी कि गोलाकार होता है। ठीक सेम ऐसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो वो भी भैया सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर होता है। दूसरी चीज, इसका जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी 17 प्रकार का होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है वो भी 17 प्रकार का होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जिस सेल ऑर्गेनेलिज के पास, जिस कोशिकांग के पास स्वयं का डीएनए और आरएनए है, वो आधा से ज्यादा कार्य, लगभग 90% कार्य वो स्वयं कर लेता है भैया। इसलिए से हमने क्या कहा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज कहा। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा, यानी कि जो आधा से ज्यादा कार्य अपने आप स्वयं कर लेता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और भैया इसका मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो भैया। ओके, देखिए भैया अब क्या बनाएंगे, अब इसके डायग्राम की सहायता से थोड़ी बहुत और बातें जानते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है भैया? ओके, अब देखिए भैया, मान लीजिए मैंने आपको पहले भी डायग्राम बनाया था, 2 झिल्ली वाला सेल ऑर्गेनेलिज होता है, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। 2 झिल्ली बना दी, ये बाहरी झिल्ली है, ये अंदर की झिल्ली है। और इसका जो अंदर की तरफ भैया अंगुलीनुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसमें देखिए सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। इसमें स्वयं का क्या होता है, इसमें डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये है बाहरी आवरण, मैं लिख देता हूं, ये बाहरी आवरण है, ये आंतरिक आवरण है, ये क्या है, ये आंतरिक आवरण है, ये आंतरिक आवरण है। ठीक है, और ये डीएनए है और ये राइबोसोम है। ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है क्योंकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, जितना पूछा जा रहा है उतना याद कर लीजिए। डीएनए किस प्रकार का है, सिंगल हेलिक्स है और सर्कुलर है। ठीक है, राइबोसोम किस प्रकार का है, तो 17 प्रकार का है। और ये भैया माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। तो नीचे लिख देता हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हिंदी में लिख देता हूं भैया सूत्रकणिका। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी देख लिया, अंगुलीनुमा जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, एक ये है और एक इस प्रकार की संरचना है। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, नीचे वाली का। ठीक है, ओके, अब ध्यान से समझिए, आपसे अगर इसका डायमीटर पूछे, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया का आपसे डायमीटर पूछे, डायमीटर का मतलब होता है व्यास पूछे, तो आपको क्या बताना है, इसका बताना है कि 0.3 से लेकर के, इसका डायमीटर होता है भैया, एक मिनट रुकना यार, 0.2 से लेकर के, सॉरी 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ पूछे, अगर इसकी लंबाई पूछे, तो लंबाई कितनी होती है, 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक होती है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका कार्य देख लीजिए, इसका कार्य क्या है, तो भैया इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सेलुलर डाइजेशन, सॉरी सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो वह श्वसन जो आपकी कोशिका में हो रहा है, और कोशिका में तो हो रहा है, ये कोशिका का ही तो एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेलिज है।
तो वह शोषण जो आपकी कोशिका के अंदर हो रहा है वो होता है कोशिकीय शोषण। अब ये कोशिकीय शोषण होता क्या है, तो देखिए आपने कोई भी खाना खाया, खाना खाने के पश्चात भोजन पच जाता है और पचने के पश्चात जो भोजन जो होता है वो ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचता है, और जब कोशिकाओं के पास पहुंचता है तो वो पहुंचता है भैया ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। जब आप सांस लेते हो, ये मैंने सांस ली, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, नाइट्रोजन ली और अदर गैसें ली, तो ये भैया हमारे फेफड़ों तक जाती है। ये सभी ही गैसें फेफड़ों में से सिर्फ ऑक्सीजन को ब्लड के सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन का क्या उपयोग होता है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, और भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ से कुछ मात्रा में जल बनता है, और भैया ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। और ये जो एनर्जी बनती है ये एटीपी के रूप में बनती है, और इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है भैया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना ही शोषण कहलाता है, और ये शोषण आपकी कोशिका में हो रहा है तो वो कोशिकीय शोषण है। अब जो शोषण होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय शोषण और एक होता है अवायवीय शोषण। इंग्लिश में कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो कोशिकीय शोषण है वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन है भैया। वो क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन हिंदी में कहा जाता है वायवीय शोषण है। ये शोषण है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वायवीय शोषण वह शोषण होता है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय शोषण है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कोशिकीय शोषण के तहत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो भैया हमारा शरीर में, हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो भैया ऊर्जा का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और ये जो आपको सिर पे सिर आपको दिखाई दे रहा है अंगुलीनुमा संरचना, ये जो अंगुलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी में ही भैया ये एनर्जी स्टोर होती है। ये एनर्जी इसी में ही क्या होती है, स्टोर होती है, इकट्ठी होती है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो इकट्ठी होती है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिघर, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जब भी हमारे शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो इन कोशिकाओं से एनर्जी ले ली जाती है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये मुख्य कार्य होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और कोशिका का शक्तिघर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लेंथ, लंबाई कितनी होती है, 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर होती है। इसका डीएनए सिंगल हेलिक्स और सर्कुलर होता है। राइबोसोम 17 प्रकार का होता है। इसकी खोज से संबंधित मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त हो गया। लेकिन भैया खोज वाली चीजें छोड़कर मत जाना, क्योंकि खोज से भी आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम बताने वाला हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके भैया। देखिए भैया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित कुछ बातें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला वैज्ञानिक कौन था? फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक था भैया कोलिकर। इस कोलिकर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था भैया इस माइटोकॉन्ड्रिया को। किसमें? जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़ मकोड़े होते हैं, उनकी मसल्स में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। खोज के बारे में पूछा जाए तो अल्टमान और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी भैया। कब की थी? तो ये की थी भैया 1890 में। कब की थी भैया? 1890 में की थी। अल्टमान और फ्लेमिंग ने भैया इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कब है? 1890 में। इस माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया था। जैसे कि फ्लेमिंग ने बात करें, फ्लेमिंग के बारे में बात करें तो भैया इस फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा। इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? फिला कहा। अगर मैं अल्टमान के बारे में बात करूं तो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा था, सेक्रोसोम कहा था, इसे बायोप्लास्ट कहा था भैया। क्या कहा था अल्टमान ने? इसे बायोप्लास्ट कहा था।
बायोप्लास्ट था। और कोलिकर ने क्या कहा था भैया, कोलिकर ने से कहा था भैया सेक्रोसोम। क्या कहा था, सेक्रोसोम का था। और बेंडा नाम का एक वैज्ञानिक आया था जिसने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, जिसे हम इसी नाम से जानते हैं भैया आज हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा, फिला कहा, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा, कोलिकर ने इसे सेक्रोसोम कहा और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अल्टमान और फ्लेमिंग ने 1890 में इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। सबसे पहले किसने देखा, इस कोलिकर ने देखा था। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, इस कोलिकर ने किया था इंसेक्ट मसल्स में, यानी कीड़ों मकोड़ों की जो मांसपेशियां होती है उसमें भैया। पादप कोशिकाओं में एक मेवेज नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने भैया पादप कोशिकाओं में सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो इस बात के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। बस ये सारी चीजें याद कर लीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो समझ लीजिए भैया अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका 1 नंबर पक्का है। जो मैंने आपको बातें बताई है अगर वो सभी बातें आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो आज के बाद में यहाँ से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से आप अच्छी वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कोशिका वाले चैप्टर का, जाकर के देख लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, अलग से क्लास भी ले रखी है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी से बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआर विजय में, आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। उसमें लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फिलहाल 6ठा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है सेल वाला यानी कि कोशिका वाला। उसमें भी मैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन करवा चुका। रोज शाम 7 बजे क्लास आती है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। संडे का ऑफ रहता था पहले तो, लेकिन अब तो भैया 7 दिन में से लगभग 6 दिन तो हमारी क्लास आती है। टाइम उसका शाम 7 बजे है, लेकिन कभी इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चलना है आपको। इसके अलावा मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।